जिसको फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया, फ्रांस को उसी ने जलाया, और 1-2 दिन नहीं 3 महीने जलाया। शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड कप फुटबॉल से। जब वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, तो जो मोरक्को के शरणार्थी युद्ध के समय फ्रांस आए थे, उन्होंने फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया। बोले तूने मोरक्को को क्यों हरा दिया? सोचिए जरा, मोरक्को से जान बचा के भाग के आए थे युद्ध के समय, और फ्रांस ने मोरक्को को हराया, तो उन्होंने फ्रांस में आग लगा दिया। बोले मोरक्को क्यों हराया? हमारे देश में वहां तो 10 लाख है, फ्रांस में, हमारे यहां तो 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी, 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। लोगों की नींद नहीं खुल रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। न फ्रांस से सीख रहे हैं, न दिल्ली से सीख रहे हैं, न कश्मीर से सीख रहे हैं, न बंगाल से सीख रहे हैं, और अभी तो मणिपुर भी जल रहा है। उनको लगता है अच्छा मणिपुर में आग लगी है, हमारे यहां थोड़ी आग लगी है। उनको लगता है अच्छा कश्मीर में आग लगी है, हमारे घर में थोड़ी लगी है। अच्छा बंगाल में पलायन हो रहा है, हमारे यहां थोड़ी हो रहा है। अरे फ्रांस में आग लग सकती है, कश्मीर में लग सकती है, मणिपुर में लग सकती है, नागालैंड में लग सकती है, मिजोरम में लग सकती है, मेघालय में लग सकती है, बंगाल में लग सकती है, कश्मीर में लग सकती है। आप क्या नहीं लग सकती? इस बात की गारंटी है? आपने कोई लक्ष्मण रेखा खींच रखी है क्या कि जैसे ही उधर लक्ष्मण रेखा के अंदर आते भस्म हो जाएगा? नहीं। और इस बात को हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझे। मैं हाई कोर्ट जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि हम बाकी लोगों को माननीय कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे भगवान। बाकी लोगों की कुर्सियों पे कुछ नहीं लिखा होता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जय। हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। लेकिन दुख इस बात का है, न यतो धर्मस्ततो जय हो रहा है, न धर्म की जय हो रही है, न सत्य की जय हो रही है, न सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा है, न यतो धर्मस्ततो जय हो रहा है। इस बात का चिंतन करना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को, और संविधान को पढ़ते समय भारत का चश्मा लगाना चाहिए। यह नागरिकों के लिए बना है और भारतीय नागरिकों के लिए बना है। मानव अधिकार है, मानव का अधिकार है, राक्षस का कोई अधिकार। मानव भाई, ह्यूमन राइट किसका? ह्यूमन का होगा ना, नर पिचास का तो कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा ना। मानव अधिकार का मतलब मानव का अधिकार, राक्षस का अधिकार थोड़ी होगा, जानवर का अधिकार थोड़ी होगा, पशु का अधिकार थोड़ी होगा, जो दूसरों से नफरत करे उसका अधिकार थोड़ी होगा। पता नहीं फैसला देते समय इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, फ्रांस से क्यों नहीं सीख रहे हैं? जो कल को फ्रांस में हुआ है वो भारत में होगा तब क्या होगा? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसको एनएसए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। आखिर घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? राष्ट्रीय एकता अखंडता खतरा को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ जो खतरा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, प्लान्ड वे में होता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से घुसे आ गए, ऐसे नहीं होता। प्लान्ड वे में होता, पूरा नेटवर्क होता है। कोई उनको अंदर कराता है, कोई उनका आधार बनवाता है, कोई उनका राशन कार्ड बनवाता है, कोई वोटर आईडी बनवाता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। पूरा एक नेटवर्क है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, तो घुसपैठियों पे गैंगस्टर क्यों नहीं लगाते? यह काम तो न्यायपालिका का है। घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। अप्रत्यक्ष युद्ध से निपटने के लिए इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है 121। आखिर घुसपैठियों के खिलाफ वेज वॉर सेक्शन 121 क्यों नहीं लगा देते? घुसपैठ पूरी फंडिंग के जरिए होता है, फंडिंग के जरिए होता है।
तो 100% प्रॉपर्टी उनकी जब्त क्यों नहीं करते? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब घुसपैठ इतना सीरियस है तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 131 है जो जज को यह शक्ति देता है कि वो सजा को एक साथ चलाए या सजा को अलग अलग चलाए। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 तरीके का क्राइम किया, चोरी किया, मर्डर भी किया, गाली भी दिया, रेप भी किया। एक ही घटना में उसने 5 अलग अलग अपराध किए। तो इंडियन पिनल कोड में जज को यह शक्ति दी हुई है कि वो सारी अपराधों का सजा एक साथ चलाए, या एक की सजा पूरी हो फिर दूसरी शुरू हो, फिर दूसरी खत्म हो, फिर तीसरी शुरू। उदाहरण के लिए अगर उसने 5 अपराध किया, एक अपराध में अगर 5 साल की सजा है तो जज के ऊपर डिपेंड करता है वो सारी सजा एक साथ लागू कर दे, यानी 5 साल में पूरी सजा खत्म, या एक एक धारा की एक एक पहले चलेगी। पहले एक धारा 5 साल, फिर दूसरी सजा 5 साल, फिर तीसरी धारा की 5 साल, फिर चौथी धारा की 5 साल। अगर हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज केवल कंसेक्टिव सेंटेंस लागू करना शुरू कर दें, कंसेक्टिव सेंटेंस दें, न कि कॉन्करेंट दें, यानी एक एक सजा अलग अलग चलाएं, तो उससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार भी कम होगा, बहुत हद तक अपराध भी कम होगा। इसमें नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं। अब आशा करता हूं कि इस पे चिंतन होगा। संसद का सत्र चल रहा है, शायद वहां भी चर्चा होगी। हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी ओथ को समझेंगे, अपनी ओथ को पढ़ेंगे, उन्होंने शपथ क्या लिया है, और कम से कम आगे इस बात पे मंथन करेंगे कि भारत में ऐसी व्यवस्था किया जाए कि लोगों को 1 महीने के अंदर उनकी जांच पूरी हो जाए, 1 साल के अंदर सजा हो जाए, जितनी भी सजा होनी है 10, 20 साल, 50 साल की, कम से कम सजा जल्दी होना शुरू हो जाए, तो बहुत सारे अपराध कम होंगे, बहुत सारे विवाद खत्म होंगे, बहुत सारा वैमनस्य खत्म होगा। भाई कई बार ऐसा होता है, जब तक सजा होती है तब तक एक व्यक्ति 5 मर्डर कर चुका होगा। अगर पहले मर्डर में उसको सजा हो जाए, जेल के अंदर चला जाए, सजा हो जाए, तो बाकी 4 मर्डर रुक जाएंगे? नहीं रुक जाएंगे। अगर उसने पहली बार भ्रष्टाचार किया, सजा हो गई, जेल चला गया, आगे भ्रष्टाचार करेगा क्या? अगर स्पीडी जस्टिस होता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। और एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर रूस हमसे बहुत आगे है, फ्रांस हमसे बहुत आगे चला गया, सिंगापुर हमसे बहुत आगे चला गया, चाइना हमसे बहुत आगे चला गया, तो मूल कारण है उनका स्पीडी जस्टिस सिस्टम। और देखते देखते मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 50 साल के पहले दुबई में कुछ नहीं था। 50 साल के पहले दुबई एक सिंपल रेगिस्तान था, न वहां कोई घूमने जाता था, न वहां कोई फैक्ट्री थी, न कोई कारपोरेट ऑफिस का कुछ नहीं था। आज 50 साल के अंदर उसने भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचार अपराध को खत्म किया। देखते देखते इतना डेवलपमेंट हो गया, आज पूरी दुनिया दुबई घूमने जाने लग गई। भारत के लोग घूमने जाते हैं, भारत के लोगों को रात को 12 बजे अपने भारत में डर लगता है घूमने से, लेकिन दुबई में आराम से घूमते हैं, ये फैक्ट है। तो ये समस्याओं का समाधान जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए हो सकता है। दूसरा एक विषय जो प्रमुख विषय है, आपने लिया है समान नागरिक संहिता। वैसे गर्मी है नहीं, लेकिन पहली बार मैंने काला शर्ट पहना हुआ है, इसलिए थोड़ी ज्यादा गर्मी है। ये समान नागरिक संहिता एक तरीके से पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। पॉलिटिकल फुटबॉल समझते हैं? फुटबॉल में कैसे होता है, 2 टीम होती है, इधर वाला इधर से मारता है, उधर वाला इधर से मारता है। लेकिन एक्चुअल में यह समान नागरिक संहिता पॉलिटिकल इशू नहीं है। हमसे कोई कह रहा था कि क्या बीजेपी, जनसंघ या क्या यूसीसी की बात हो रही है। मैंने कहा भाई बीजेपी तो छोड़ो, जब जनसंघ भी नहीं बना था
तब ये समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में आ गई। 23 नवंबर 1948 को समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में आ गई थी। मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1900, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। यानी मोदी जी से 2 साल बड़ी है ये यूसीसी। लेकिन लोग सोचते नहीं तो मोदी जी ला रहे। अरे भैया, संविधान निर्माताओं की मंशा थी, संविधान निर्माता चाहते थे कि यूसीसी आए। यह अलग बात है कि अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बाकी के 14 लोगों ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो मोदी जी ने दिखाई। इसलिए हम सबको मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। जो काम पहले के 14 लोग नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे। लेकिन कोई ये कहे ये बीजेपी का मुद्दा है, मोदी जी का मुद्दा नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा है, सरदार पटेल का मुद्दा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा है, रफी अहमद किदवई का मुद्दा है, अलादी कृष्ण अय्यर का मुद्दा है, वीएन राव का मुद्दा है, के मुंशी का मुद्दा है। 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, उन 300 लोगों का मुद्दा है। और वैसे भी जब हमने 26 नवंबर 1949 को कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब ने इसको मान लिया, तो मुझे लगता हम सबका जन जन का मुद्दा है। और एक बात आप समझिए, ये डॉक्टर साहब दोनों सरकारी डॉक्टर है, अगर ये इलाज न करें तो क्या किया जाएगा? इनको बर्खास्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कभी ये कह दे मैं इस संविधान के इस प्रोविजन को नहीं मानूंगा, नहीं मानता हूं, उसको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी हिम्मत नहीं है वो कह दे कि मैं संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी है, 44, 47, 48, कि मैं इस संविधान के इस आर्टिकल को नहीं मानता हूं, कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने शपथ लिया है, उसने शपथ लिया है कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान को मानूंगा, संविधान को लागू करूंगा, संविधान को आगे बढ़ाऊंगा, तो कह ही नहीं सकता। जब कोई हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कह सकता, तो कोई सांसद, विधायक इसका विरोध कैसे करता है? उसने भी वही शपथ लिया है कि मैं संविधान को मानूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। इसलिए मेरा यह मानना है, जो सांसद, विधायक इस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। भाई, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है। टीचर पढ़ाने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है। डॉक्टर इलाज कराने से मना कर दे, बर्खास्त कर दिया जाता है। थानेदार अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे तो बर्खास्त कर दिया जाता है। कप्तान अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे, बर्खास्त किया जाता है। तो सांसद, विधायक अपनी ड्यूटी से जो मना कर रहा है, लागू करने की बजाय उल्टा विरोध कर रहा है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए? उसको भी बर्खास्त करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि महिला विरोधी भी है। वो मानवता के भी विरोधी हैं, वो मानवाधिकार के भी विरोधी हैं, ह्यूमन राइट के विरोधी हैं, समता समानता के विरोधी हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कुरीतियों को खत्म करने के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अधर्म को खत्म करने के लिए है। यह रीतियों को नहीं छुएगा, प्रथा को नहीं छुएगा, कुप्रथा को खत्म करेगा, कुरीति को टच करेगा। और ये सबकी ड्यूटी है, हमारी सबकी ड्यूटी है, नागरिकों की ड्यूटी है, जज की भी ड्यूटी है, सांसद विधायक की भी ड्यूटी है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में गलतफहमी फैला रहे, ऐसी गलतफहमी फैला रहे, खासतौर पे कभी एचईएफ की बात करके, कभी ट्राइबल की बात करके, कभी किसी की बात करके। मैं एक डिबेट में था,
एक पार्टी का प्रवक्ता बोला, क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आएगा, हमारा आपका खान पान अलग अलग है। मैंने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। क्या है ये यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? अपनी पसंद से खाओ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रवक्ता बोला, कैसी बात कर रहे हैं, हमारा आपका वेशभूषा अलग है, आपका पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही। क्या है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक प्रवक्ता बोला कि अरे कैसे हो सकता है, हमारी भाषा अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? एक और आया, बोला हमारी आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है, हमारी आपकी आप अलग ऐसे पूजा करते हो, हम ऐसे करते हैं, आपके यहाँ 7 फेरे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है। आप ऐसे करते हो, हम ऐसे करते हैं, आप ऐसे पूजा करते हो, जो भी है। मैंने कहा ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है, ये समान प्रार्थना संहिता नहीं है। क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और बड़ा कलाकार बोले इतने सारे रिलीजन है, कैसे आ सकता है? मैंने कहा भाई देखो, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? एक तो बड़ा चालाक, जब कोई दांव नहीं चला, बोले ट्राइबल का क्या होगा। अब उसको ट्राइबल की चिंता हो गई, हालांकि उसकी पार्टी में कोई ट्राइबल वाइबल नहीं है, उसके पार्टी में कोई ऑफिस बीरर ट्राइबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी उसको ट्राइबल की चिंता हो गई है। ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा? हमने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? हमारी पहचान अलग है, आपकी पहचान अलग है। हमने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? सारे दांव खत्म हो गए, नया दांव लेके आया, एचयूएफ का क्या होगा। वैसे आपको बता दूं, उसके पहले भारत में अधिकांश लोगों को एचयूएफ पता ही नहीं था। जब से उसने बोला एचयूएफ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद से लोगों ने गूगल करना शुरू किया, भाई एचयूएफ क्या है। फिर लोगों को पता चला यार ये फायदेमंद चीज थी, हमने भी खाता खोल लिया होता। इस सभा में कितने लोग का एचयूएफ अकाउंट है? जरा हाथ में उठाइए जरा ईमानदारी से। इतनी बड़ी सभा में 2, 3, 4, 5 लोगों का एचयूएफ अकाउंट है, 7 लोगों का, बस केवल 7 लोगों का एचयूएफ अकाउंट। और वैसे भी एचयूएफ इनकम टैक्स का मैटर, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत लोगों को छूट मिली हुई है। ट्राइबल को छूट मिली हुई है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छूट मिली हुई है, किसानों को छूट मिली हुई है, बाकी तो छोड़ो, सारे मिडिल क्लास को छूट मिली हुई है। 5 लाख रुपए तक सबका इनकम टैक्स फ्री होता है। 5 लाख तक कोई टैक्स देता है क्या? उसी में एक प्रावधान ये कर दिया गया कि जो हिंदू परिवार ज्वाइंटली रहते हैं, उनका अगर ज्वाइंट अकाउंट है, उनको 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। और ये इनकम टैक्स में आया क्यों था, इसको समझिए। भारतीय परंपरा यह है कि मान लीजिए 4 बेटे हैं, 4 बेटे कमाते हैं, तो पहले ऐसे ही होता था, चारों बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पिताजी को देते थे। भाई एक काम करो, हम चारों भाई 200 रुपए आपको दे रहे हैं, आप इससे पूरे परिवार का सब्जी वब्जी लाओ, खाना पीना खर्चा चलाओ। ऐसे ही था ना सिस्टम। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सुधार किया। उन्होंने बोला ठीक है, जिन हिंदुओं का ज्वाइंट फैमिली रहती है, उनको अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट होगी। यानी परिवार के मुखिया का नाम अकाउंट होगा, तो उसमें अगर 5 लाख रुपए तक आएगा उस पर छूट मिलेगी। वो आदमी चल रहा है। जब उसने बोला एचयूएफ खत्म करो, एचयूएफ खत्म करो, हमने एचयूएफ खत्म करो, हमने काम करो, एचयूएफ चूंकि टैक्स का मैटर है, तुम 1 नेशन 1 टैक्स मांग करो। उसके बाद वो पीछे हो गया, वो 1 नेशन 1 टैक्स की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन एचयूएफ की चिंता है। तो कुल मिला कहने का मतलब यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से न किसी का खाना पीना बदलेगा, न किसी का पहनावा बदलेगा, न किसी का रीति रिवाज बदलेगा, न किसी की परंपरा बदलेगी, न किसी का त्योहार बदलेगा। सिख जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं वैसे ही जाएंगे, क्रिश्चियन चर्च में जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे, हिंदू अपने मंदिर में वैसे ही जाएंगे, मुस्लिम अपना नमाज वैसे ही पढ़ेंगे, मुस्लिम अपनी जो निकाह पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, हिंदू 7 फेरे जो लेते हैं वैसे ही लेंगे, सब कुछ एज इट इज चलेगा। इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल कुरीतियों को खत्म करेगा और संविधान को लागू करेगा।
संविधान का मतलब ही होता है संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, यानी समान नागरिक संहिता से संविधान होगा, सबको एक समान अधिकार होगा, सबके लिए एक समान विधान होगा। इतनी सी बात है।